हाँ, हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जो हमारा सुहु होता है वो इनके फाइट के बीच में आ चुका होता है। इस पर ये पर्सन ये पूछता है कि आखिर तुम हमारे फाइट के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। इस पर सुहु अपने बारे में बताता है और वो ये कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर इस पार करना चाहता हूँ। इस पर सामने वाला पर्सन ये कहता है कि तुम यहाँ पर दफा हो जाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। इसकी वजह से हमारा सुहु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पर्सन जाता हुआ ये कहता है कि साथ से पहले तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तुम मेरे अटैक को रोकने में कामयाब हो चुके थे, इसलिए तुम्हें ज्यादा घमंडी बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जल्दी करो और यहाँ पर से दफा हो जाओ। सुहु कहता है कि क्या तुम डर चुके हो। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस पर सुहु ये कहता है कि चलो इस चीज को चेक कर लेते हैं कि ये लक था या कि कोई और चीज थी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुके हो। इस पर यह पर्सन ये कहते हैं चलो ठीक है, जबकि तुम मेरे हाथों से मार खाना चाहते हो तो चलो ठीक है, तुम यहाँ पर मार खाओ। सो ये कहता है कि तो इसका मतलब तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। वो पर्सन ये कहता है कि मुझे सुनने को आया है कि यहाँ पर आस पास में एक स्पेयरिंग अरेना है, चलो वहाँ पर जाकर सबसे पहले अप्रूवल को लेते हैं, उसके बाद फाइट करते हैं। वहीं पर इसी के साथ हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों के दोनों लोग आ चुके होते हैं। वहीं पर सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग इतने एग्जाम वाले दिन के अंदर होल्ड बैक ना करते हुए ऐसे फाइट कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि वो बस अटेंशन के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं पर रेफरी ये कहता है कि इस जगह पर सिर्फ तुम लोग ट्रेनिंग वेपन्स का ही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम लोग ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो रूल्स के मुताबिक मुझे बीच में आना पड़ेगा। चलो जबकि रूल्स के बारे में पता चल चुका है तो इस स्पार को यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। और इसी के साथ ही जो सामने वाला पर्सन होता है वो सुहु के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है और वो हमारे सुहु के ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को सारे के सारे जो सुहु होता है वो आसानी से रोक लेता है। ये बुली ऊपर की तरफ जंप लगाता है और वो नीचे की तरफ हमारे सुहु के ऊपर एक जोरदार स्लैश लगाता है, लेकिन हमारा सुहु आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और वो एक स्माइल पास करता है। इसकी वजह से बुली की और भी ज्यादा सुलग जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ ये कहता है कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े भागों में बांट दूंगा। लेकिन जो हमारा सुहु होता है वो बड़ी ही स्टाइल से अपने पाँव से उसके स्वर को दबाते हुए ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, आखिर तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो सकते हो। इन सभी चीजों की वजह से ये बुली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर भी इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसे कहा जाता था मेड स्वर्ड्समैन पार्क योंग। जो पार्क योंग था वो ताकत का बहुत ज्यादा प्यासा था, इसलिए उसे जब कभी भी मौका मिलता था तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों के साथ मुकाबला किया करता था। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से जो उसकी ताकत की प्यास थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए एक दिन वो पावर की वजह से हंटर किलर बन चुका था। वहीं पर यह सोच रहा होता है कि ये वही पर्सन है जिसने मेरा सामना किया था। उस वक्त इसकी जो स्किल थी वो सच में बहुत मजेदार की थी, इसलिए मुझे इससे दोबारा वही गलती करने से रोकना होगा। और वो ये सब कहने के बाद पार्क को एक जोरदार किक मारकर दूर उड़ा फेंकता है और वो यह कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा बुरा था, तुम थोड़ी देर पहले बहुत बकवास कर रहे थे, इसलिए मुझे ये लगा था कि तुम्हारे पास अच्छी खासी पावर होगी। पार्क ये कहता है कि तुम्हारे पास तो सच में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। सो उससे यह कहता है कि अगर तुम पागलों की तरह मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करोगे तो इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्या तुम दोबारा से ट्राई करना चाहते हो। सो ये सोच रहा होता है कि तुम्हें गुस्सा जरूर आ रहा होगा क्योंकि तुम पहली दफा एक लेवल 10 के पर्सन का सामना कर रहे हो। तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से जिससे सामना हुआ था वो सिर्फ लेवल 5 के अंदर ही था। पार्क ये कहता है कि तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग हो, अब मुझे समझ में आया कि तुम इतने ज्यादा रिलैक्स क्यों थे, इसलिए अब मैं पूरे पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो ये कहता है चलो ठीक है, मैं भी अब खेलने वाला हूँ। पार्क एक जंप लगाता है और वो सोहू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है और वो सोहू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सोहू उसके अटैक को रोक लेता है और ये लोग लगातार इस तरीके से फाइट करना शुरू कर जाते हैं। सोहू ये कहता है कि जो ये अटैक है वो पहले से हैवी हो चुका है,
पार्क ये कहता है, क्या तुम फिर से एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे इस अटैक को रोक सकते हो? और वो अपने एक रेड एनर्जी को रिलीज करने लगा होता है और उसका पोस्टर पूरे तरीके से चेंज हो चुका होता है। इसे देखकर हमारा सुहू ये समझ जाता है कि जो पार्क है वो अपनी ओरिजिनल टेक्निक ड्रैगन स्वर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। वहीं पर जो पार्क होता है वो अपने ड्रैगन स्वर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे सुहू के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। वहीं पर पार्क ये सोचता है कि जबकि मैंने उसके ऊपर एक जोरदार अटैक किया है तो वो पक्का इसे ब्लॉक नहीं कर पाया होगा, लेकिन जो सुहू होता है वो आसानी से उसे ब्लॉक कर लेता है और वो चिढ़ाता हुआ ये कहता है कि मैंने तो इसे ब्लॉक कर लिया। इन सभी चीजों की वजह से पार्क बहुत हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। सुहू यह कहता है कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ कि मैं फ्री में तुम्हारे अटैक को झेल लूं। सुहू यह बताता है कि यह अभी एक ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक में चेंज नहीं हुई है, यह बस अभी एक बेसिक टेक्निक है, लेकिन जब ये अपने असली फॉर्म के अंदर आएगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। इन सभी चीजों की वजह से पार्क और भी गुस्सा हो चुका होता है और हमारे सुहू के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो सुहू होता है वो बड़ी ही मजे से उसके अटैक को डोज कर ले रहा होता है। वहीं पर कुछ समय अटैक को डोज करने के बाद जो सुहू होता है वो जमीन के अंदर बैठ जाता है। इसे देखकर पार्क को ऐसा लगता है कि उसने हमारे सुहू को पकड़ लिया है, इसलिए वो हंसता हुआ अपने ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे सुहू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सुहू खड़ा होता है और वो एक जोरदार थुत्ती के नीचे उसके ऊपर एक पंच मारता है और इसी की वजह से जो यहाँ पर पार्क होता है वो बेहोश हो जाता है। वह पर सुहू हमें ये बताता है कि मैं चाहता तो मैं इसे और भी मार सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो जो उसकी मोरल थी वो पूरी तरीके से डाउन हो जाती और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। जबकि मैंने उसे हरा दिया है तो वो मुझे हराने तक बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है। वहीं पर जो सुपरवाइजर होता है वो सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो पूरे तरीके से एक पत्थर बन चुका होता है। इसलिए हमारा सुहू उसे आवाज लगाता है ताकि वो अनाउंस कर सके कि यहाँ पर जो सुहू है वो जीत चुका है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें 2 घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो दूसरी एग्जामिनेशन होती है वो शुरू हो चुकी होती है और जो हमारा सुहू होता है वो एक मशीन के अंदर लेटने वाला होता है। वह पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे स्किल्ड मैनेजर्स आ चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो लोग बफ चेकिंग करने के लिए आए हुए प्रोफेशनल्स हैं। अगर ऐसा है तो ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वहीं पर जो एक बंदा होता है वो हमारे सुहू को ये बताता है कि अब तुम इस चीज के अंदर लेट सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है तो तुम इस वाले बटन को दबाकर हमें सिग्नल भेज सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। उसकी बात को सुनकर जो सुहू होता है वो इसके लिए मान जाता है और इसी के साथ ही जो ये बंदा होता है वो इस मशीन को चालू कर देता है। वहीं पर इसी की वजह से जो सुहू होता है वो अंतर प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर चला जाता है, जो कि इस जगह पर इस वाले मशीन के अंदर लिया जाना होता है। और इसी के साथ ही जो हमारी सुहू की कॉन्शियसनेस होती है वो इस मशीन के अंदर आ जाती है। वहीं पर जो हमारा सुहू होता है वो आंखें खोलते हुए यह कहता है कि कहा जाता है कि जो यह जगह वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, खास करके ये हीलर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करती है पास होने के लिए। आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हीलर्स के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलात क्यों आती है। तभी उसकी नजर सामने की तरफ बढ़ती है जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं, सिर्फ एक ही लेडी बची हुई होती है जो कि यहाँ पर हेल्प मांग रही होती है। वहीं पर इस सिनेरियो को देखकर सुहू हैरान होता हुआ यह कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि वो ऐसा सिनेरियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वो लोग ऐसे सिनेरियो का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से कमजोर दिमाग वाले जो हंटर हैं वो शायद से पागल भी हो सकते हैं। तो अब मुझे समझ में आ चुका है कि जो हीलर्स है वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। तो चलो इस चीज को यहाँ पर शुरू करते हैं। वहीं पर मैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में बताया जाता है जिसे कि हंटर टेस्ट का कोर माना जाता है। इस प्रैक्टिकल टेस्ट का लेने का मतलब ये बनता है कि लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर जो प्लेयर है वो अपने क्लास के हिसाब से कितना अच्छा है और वो किस तरीके से अपने क्लास के अंदर फिट हो सकता है। जो ये सिमुलेशन सिनेरियोज होती है वो हर साल के एग्जाम में चेंज होती रहती है, इसलिए हर साल पास करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ती जाती है। यूजुअली यहाँ पर एक बंदे को कई सारे एनिमीज का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे स्कोर को इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि आखिर तुम कितने टाइम तक सरवाइव कर पाते हो। लेकिन जो हीलर की एग्जाम होती है वो हल्का
हल्का फुल्का स्पेशल होती है, क्योंकि अदर क्लासेस के हिसाब से जो हीलर्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर, ज्यादा ताकत और ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती है। इसलिए उन्हें इस टेस्ट को पास करने के लिए अपने साथ वाले बंदे को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस चीज से ये पता चलता है कि जो ये बंदा हीलर बनने वाला है क्या वो एंड वक्त पर अपने साथी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है या फिर नहीं। वही पर सुहो यह बताता है कि अगर मैं आसान भाषा में ये बताऊं तो अगर तुम्हें इस टेस्ट को पास करना है तो तुम्हें पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी करने वाला हूँ। मेरे पास जितना पावर है मैं उसकी मदद से उन सभी लोगों का हलवा बनाने वाला हूँ। वह पर सब कहने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो सामने वाले मॉन्स्टर्स जो आने वाले हैं उनका सामना करेगा। वह पर वो बची हुई लेडी के पास जाता है और वो उससे ये पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। लेकिन इस लेडी की जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा बुरी होती है और वो उसे ये बताती है कि वो जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ पर से जाना होगा। सो ये कहता है कि फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है वो जल्द ही आने वाली है। जब तक के लिए मैं तुम्हारा यहाँ पर रक्षा करने वाला हूँ। और वो यह सब कहने के बाद इस लेडी के सामने आ जाता है। वह पर इसी के साथ में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हार मानते हुए बाहर की तरफ आ चुके होते हैं। इसकी वजह से लेडी एग्जामिनर ये कहती है कि शायद से इस बार की जो डिफिकल्टी है कुछ ज्यादा ही हाई है, इसलिए ज्यादा लोग यहाँ पर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। वो लेडी एक बंदे से ये पूछती है कि डायरेक्टर सीन आखिर आपके साथ वाला जो बंदा है वो कब तक बाहर क्यों नहीं आया हुआ है, आखिर उसके गए हुए कितना टाइम हो चुका है। इस पर प्रोफेसर सिन यह बताता है कि उसके गए हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। इसकी वजह से ये लेडी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उनके पास जाते हुए कहती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्या मैं इसे चेक कर सकती हूँ। और जैसे ही चेक करती है तो उसे ये पता चलता है कि जो ये बंदा इसके अंदर गया हुआ सच में उसके गए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। इसलिए वो पूछती कि क्या इसके अंदर कोई वॉरियर गया हुआ है। प्रोफेसर सिंह ये बताता है कि नहीं, वो एक हीलर है। ये लेडी कहती है कि तो आप इस जगह पर झूठ बोल रहे हैं। प्रोफेसर सिंह ये कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं वो अपने हाथ में स्वर्ण को पकड़ा हुआ है और वो मॉन्स्टर्स का सामना कर रहा है और साथ ही साथ वो हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ वाली लेडी को भी हील कर रहा है। ये लेडी कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है कि जो एक हीलर है वो इस तरीके से फाइट कर सकता है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि अगर वो मार खाते हुए मरता नहीं है तो वो शायद से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। प्रोफेसर सिंह ये कहता है कि मुझे भी पहले ऐसा लगा था, लेकिन उसे डिस्क्वालीफाई करने के लिए हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि एक खेलर के जो मेन गोल होती है वो अपने पैशन को आखिर तक प्रोटेक्ट करना होता है। अगर वो फाइट भी कर रहा तब भी वो ये चीज करते हुए जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर रहा है। वो अपने पैशन को एवेंडेंट करने की जगह वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है और वो अच्छे तरीके से उसे एस्कॉर्ट कर रहा है और साथ ही साथ वो टाइम टू टाइम अपने पैशन को हील भी कर रहा है। वो पैशन को बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क पर जा रहा है, जो उसकी सारी की सारी कंडीशन से वो मिल चुकी है। तो इसका कोई भी रीजन नहीं बनता है कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन उसके टाइमिंग को देखकर मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि जो इस बार का जो टॉप स्टूडेंट है उसे डिसाइड कर लिया गया है। वही पर इसी के साथ ही हमारे शो को दिखाया जाता है। उसके सामने कई सारे लिजर्ड मॉन्स्टर आ चुके होते हैं जो कि मुंह फाड़ते हुए हमारे शो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं। लेकिन जो हमारा शो होता है वो अपने स्वर्ण का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी से उनकी गाजर मूली वाली हरकतें कर देता है और वो ये सोचता है कि ये काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा फास्ट होना होगा। और वो बड़ी तेजी से एक जगह पर से गायब हो जाता है और वो कई मॉन्स्टर्स के ऊपर यहाँ पर अपीयर होता है और वो अपने स्वर्ण का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी से इन्हें काट डालता है और वो इसी तरीके से कई सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मार चुका होता है, जिसकी वजह से जो स्किल फुट प्ले होती है उसकी जो अंडर स्टैंडिंग होती है वह भी हाई लेवल पर पहुंच चुकी होती है। वह पर इसकी वजह से जो हमारा शो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इस वर्चुअल रियलिटी के अंदर भी अपने कई सारे स्किल्स को मास्टर कर पा रहा होता है। क्योंकि जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो इन सभी स्किल्स को बढ़ाने की यह है कि यहाँ पर होस्ट की जो बॉडी है वो उस चीज के ऊपर यहाँ पर मूव करती रहनी चाहिए, जिसके बाद वो स्किल्स को आसानी से यहाँ पर मास्टर कर सकता है। वहीं पर जो हमारा शो होता है वो ये भी बताता है कि अगर मैं अपने स्वर्थमैनशिप के सारे बेसिक टेक्निक्स को यहाँ
पर सीख लेता और उन सभी को हायर लेवल पर पहुंचा पाता हूँ तो शायद से मैं इस जगह पर पार्क योंग की तरह ही एक ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक को हासिल कर सकता हूँ। तभी उसके सामने ग्रेट अचीवमेंट की यहाँ पर नोटिस आती है और उससे ये बताया जाता है कि यहाँ पर सभी से जो तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप के अंदर स्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसकी वजह से जो सिस्टम है वो तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप को एक्नॉलेज करती है। इसलिए क्या तुम यहाँ पर बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक और बेसिक फुट प्ले को इंटरग्रेट करते हुए एक नए स्वॉर्डमैनशिप को रजिस्टर करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो यहाँ पर एक नया रैंक असाइन किया जाएगा और तुम उसे अपने आप नेम्ड कर सकते हो। उसकी बात को सुनकर जो हमारा सुहू होता है वो ये कहता है कि फाइनली वो वक्त आ चुका है और वो इस जगह पर अपने स्वॉर्ड का नाम द गार्जियन स्वॉर्ड रखता है। वहीं पे इस चीज की वजह से जो हमारा सुहू होता है उसे एक स्किल मिलती है जो कि गार्जियन स्वॉर्ड होती है और ये एक एस रैंक की स्किल होती है जिसकी वजह से उसकी फुल प्ले की स्किल होती है 50% के साथ इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ सिस्टम के रिकॉग्नाइजेशन की वजह से उसे 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलती है। वहीं पर उसे ये बताया जाता है कि जो ये सिस्टम है ये होप करती है कि तुम यहाँ पर स्वॉर्ड के पाथ पर चलोगे और साथ ही साथ उसे एक और इसके स्वॉर्ड मास्टरी जो कि एस रैंक की होती है उसे भी दी जाती है जिसके बारे में आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वहीं पर सो ये बताता है कि इस स्किल को हासिल करने के लिए पास्ट लाइफ में मुझे 10 साल लग गए थे लेकिन मुझे पास्ट लाइफ के बारे में याद होने की वजह से मैं इन सभी चीजों को यहाँ पर जल्द से जल्द हासिल कर पा रहा हूँ। हालांकि जो मॉन्स्टर्स की नंबर है वो फिक्स्ड है इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर इस साल इन मॉन्स्टर्स की संख्या किस तरीके से रखी गई है और कितनी है। चलो यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, चाहे इन लोगों को मारो या फिर मरो। चलो इन सभी को मारने के लिए रेडी हो जाओ और यहाँ पर अपने पावर को बढ़ाया जाए। वहीं पर इसी के साथ ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी को यह पता चल चुका होता है कि हमारे सुहू ने सिस्टम के द्वारा डिजाइन किए हुए सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर दिया होता है। इसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो एक हीलर है वो मरे बिना सारे के सारे मॉन्स्टर को मारते हुए अपने पैशन को बचाने में कामयाब हो चुका है। इसकी वजह सभी को ये पहले से ये पता चल चुका है कि आखिर जो एग्जाम की रैंकिंग है वो क्या होने वाली है। वही इसी के साथ में कुछ दिनों के बाद हेक्सागोन क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग यह बातें कर रहे होते हैं कि जो हमारा कीहोन है वही इस जगह पर टॉप रैंक का स्टूडेंट होने वाला है और वो लोग इसी तरीके से यहाँ पर तारीफें कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जो एक बंदा है वो इस जगह पर एग्जाम के रिजल्ट को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार का जो टॉप कैंडिडेट होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा सुहू होता है। इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिर जो हमारा कीहोन है वो कहाँ पर है। तभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो हेक्सागोन गिल्ड का मास्टर होता है वो इन्हें कॉल कर रहा होता है। इसी के साथ ही हमारे सुहू को दिखाया जाता है जो कि टीम लीडर जंग से बात कर रहा होता है। वहीं पर जो टीम लीडर जंग होता है वो ये कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने इस जगह पर इस एग्जामिनेशन को पास कर लिया है और साथ ही साथ तुमने पास ही नहीं किया बल्कि तुमने टॉप स्कोर को भी हासिल किया है। इससे तुम तो सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज वाले बंदे हो। इसकी वजह से हमारा सुहू होता है उनका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर जो टीम लीडर जंग होता है वो भी हमारे सुहू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि सुहू की बताने की वजह से जो टीम लीडर जंग थे वो उन्होंने इस जगह पर बहुत सारे चीटर्स को एग्जाम के दौरान पकड़ने में कामयाब हो पाए थे। वहीं पर इस चीज की वजह से जो आने वाले एग्जाम के जो रूल्स होंगे उन्हें और भी कड़ाई कर दिया जाएगा। तब जो टीम लीडर जंग होता है वो परेशान होता है वो हमारे सुहू से ये कहता है कि इस चीज के बारे में पूछना बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम अभी हमारे ग्रेट हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो। इस पर सुहू ये कहता है कि मैं भले थोड़े समय के लिए गिल्ड के अंदर रहूंगा लेकिन जो मेरी इंटेंशन है वो पूरे तरीके से फार्म करना है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं पक्का ग्रेट हंटर एसोसिएशन को यहाँ पर ज्वाइन करूंगा। इसके लिए जो टीम लीडर जंग होता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे ये कहता है कि ठीक है मैं अभी चलता हूँ क्योंकि मुझे अभी रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर अनाउंस करना। उसके बाद उसका जो हमारा सुहू होता है वो इसके लिए मान जाता है लेकिन वो जाने से पहले उसे अच्छे तरीके से लंच करने के लिए कहता है। उसकी बात को सुनकर जो टीम लीडर जंग होता है वो इसके लिए मान जाता है और इसी की वजह से हमें हमारे सुहू को दिखाया जाता है जो ये सोच रहा होता है कि उसकी आवाज मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, क्या जो वो बंदा है वो इस जगह पर ठीक है। वहीं पर जो हमारा सुहू होता है ये सब
सोच ही रहा होता है कि तभी नेक्सस स्किल से उसके पास कॉल आता है और ये कॉल किया होता है मित्सु ने, जो कि उससे ये कहती है कि मैं आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ तो रैंक पर आने के लिए, और साथ ही साथ जो पेमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस जगह पर रेडी हो चुकी है, इसलिए जो हमारा सुहू होता है उनका शुक्रिया अदा करता है। मित्सु ये पूछती है कि तो क्या हो तुम्हारे नेक्सस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि दूसरे गिल्ड के मुकाबले तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगी। हमारा सुहू ये कहता है कि तो अच्छा ऐसी बात है तो तुम इस चीज के लिए कितना आगे जा सकती हो? इस पर मित्सु ये कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे एक्सपेक्टेशन तक जाने के लिए। वैसे भी तुम हमारे एकेडमी के एक स्कॉलरशिप वाले मेंबर हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे लिए ज्यादा चीजें करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इस पर जो हमारा सुहू होता है ये कहता है कि मैं इस चीज के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मित्सु ये कहती है जबकि हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो क्या हमें पर्सनल मीटिंग कर लेना चाहिए? इस पर जो हमारा सुहू होता है ये कहता है कि आज के दिन पर मेरी कुछ पर्सनल प्लान है, इसलिए मैं बाद में आपसे इसके लिए मुलाकात करने वाला हूँ, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्सस स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने की वजह से सबसे बेहतर यही रहेगा कि मुझे नेक्सस के ही अंदर रहना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जो मित्सु होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे शेड्यूल को रेडी करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन तब तक के लिए तुम किसी और के साथ साइंग मत कर लेना। उसकी बात को सुनकर जो हमारा सुहू होता है वो इसके लिए मान जाता है और इसी के साथ ही जो इनकी बात होती है वो यहीं पर खत्म होती है। और जो हमारा सुहू होता है वो इस जगह पर टैक्सी का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर जाता है और वो ये बताता है कि मैंने इस जगह पर टेस्ट को पास कर लिया और साथ ही साथ अपने लाइसेंस को रिसीव भी कर लिया और साथ ही साथ अपने डिपॉजिट को भी रिसीव कर लिया। अब बस एक ही चीज बची हुई है, अब बचा हुआ है सिर्फ फार्मिंग करना। वहीं पर इसी के साथ ही में लाइट हाउस जनरल मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा सुहू होता है वो अपनी बनाई हुई लिस्ट को चेक करता है, वो आ चुका होता है और वो ये कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी चाहिए था मैंने उस चीज को यहाँ पर बाय कर लिया है, अब मुझसे अब वेपन को ही बाय करना बाकी है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये ऑफर के यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा खासा चीज मिलेगा। वहीं पर वो इस शॉप के ओनर के पास जाकर उससे ये कहता है कि मैं अभी अभी हंटर बना हूँ, इसलिए मुझे अभी के वक्त पर एक लाइट वेट वेपन चाहिए। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो साइड में रखे हुए वेपन्स की तरफ इशारा करता है। वहीं पर इस वेपन को देखकर जो हमारा सुहू होता है वो ये समझ चुका होता है कि ये दस्त, लेकिन फिर भी वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वो इस जगह पर इन सभी वेपन्स को चेक करता हुआ ये कहता है कि यहाँ पर जो ज्यादातर लो ग्रेड के वेपन्स होते हैं उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि इनके अंदर सारी की सारी जो चीजें वो इस जगह पर बकवास है। और यह सब कहने के बाद आगे हमें यह बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ केसेस के अंदर एक वेपन को ट्रू वेपन्स बनने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस की जरूरत पड़ती है और उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ पर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो इस जगह पर एक ट्रू वेपन्स के अंदर चेंज होते हैं। और ट्रू वेपन्स को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जो ट्रू वेपन्स होते हैं वो अपने रिकॉग्नाइज किए हुए बंदे के ही बुलाने पर अपने ऑरा को यहाँ पर एमिट करते हैं, इसलिए जो ज्यादातर लोग होते हैं वो यहाँ पर इन सभी चीजों को पहचान नहीं पाते हैं। और ये सब कहने के बाद एक वेपन के ऊपर अपने मैजिक डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है और उसे कुछ एहसास होता है और वो ये कहता है कि मैंने इसे खोज लिया है और वो इस चीज को बाय करने के बाद बाहर की तरफ आ चुका होता है और यह सोच रहा होता है कि अगर जो ओनर है उसे यह पता चल जाएगा कि जो ये स्पेयर वो कितना ज्यादा वैल्यूएबल था तो वह सच में अपने सर को पटक कर यहाँ पर मार डालेगा। चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और यह सब कहने के अंदर इस चीज के अंदर अपने एनर्जी को डालना शुरू कर देता है। वह पर इस चीज की वजह से जो इसके अंदर एस ग्रेड की कॉन्शियसनेस होती है वो इस जगह पर रिवाइव होना शुरू हो जाती है। वह पर इसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी होती है जिसे कि कंट्रोल कर पाना हमारे सुहू के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही होती है। और जो हमारा सुहू होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जो ये स्पेयर होती है वो लगातार उसके एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही होती है, इसलिए वो झट से अपने आप को छुड़ाते हुए इस स्पेयर को दूर फेंक देता है और वो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है क्योंकि अगर उसने थोड़ी देर कर दी होती तो जो उसकी डेड बॉडी होती है वो यहाँ पर पड़ी हुई होती है। वह पर उसे यह एहसास होता है कि अगर उसे इस चीज को जगाना है तो इसके लिए जो उसकी बेसिक स्टेट होनी चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पर 100 पर होनी चाहिए। अगर वो इस चीज को अभी नहीं कर सकता है तो उसे इस चीज को करने के लिए फ्यूचर का वेट करना पड़ेगा और उसे इस चीज के लिए लेवल अप करते हुए इस चीज को जगाना पड़ेगा। वह पर इसी के साथ ही हमें PBS सेंटर का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर जो एक बंदा होता है वो यहाँ पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास हमारे सुहो का कॉल आता है और वो उससे ये कहता है कि तो आप रिपोर्टर जोजिन है ना, मुझे मिलकर आपसे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं हूँ सुहो। वहीं पर पहले तो इस जगह पर रिपोर्टर जोजिन को ये एहसास नहीं होता है कि वो इस जगह पर सुहो से बात कर रहा है, इसलिए वो सुहो से उसके बारे में पूछता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर जो सुहो है वो यही बंदा है जिसने टेस्ट के अंदर टॉप रैंक को हासिल करा था और साथ ही साथ ये वही बंदा है जिसने एक मर्तबा अकेले ही एक डंजन को यहाँ पर क्लियर किया था। इसलिए जोजिन जो होता है वो उससे ये पूछता है कि आखिर तुमने पर्सनली मुझे यहाँ पर कॉल क्यों किया है। वहीं पर जो हमारा सुहो होता है वो उसके बारे में बताना शुरू कर देता है और वो यह कहता है कि मुझे ये पता चला है कि तुम वो ऐसे पर्सन हो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होते हुए भी वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है और उसके पास बहुत ही अच्छा खासा प्रोफेशनल प्राइड भी मौजूद है। और मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा रिपोर्ट मिल सकती है, इसलिए क्या तुम मेरे एक एक्सप्लोसिव रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहते हो। जोजिन गुस्सा होते हुए ये कहता है कि क्या तुम इस जगह पर एक अमीर रिपोर्टर को अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहते हो। मुझे ये पता है कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो कि इस जगह पर भली न्यूज के लिए बहुत ज्यादा भूखा रहता है, लेकिन वो किसी का सबऑर्डिनेट बनने के लिए राजी नहीं हो सकता है। उसकी बात को सुनकर सुहो यह कहता है तो चलो ठीक है, मुझे एक ग्रेट पार्टनर की जरूरत है। जोजिन ये कहता है कि चलो इस जगह पर फ्रैंकली बात करी जाए। तो मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर अपने वर्थ और अपने फेम को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो ताकि जो गिल्ड है वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो सके और वो तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर सके। इस पर सुहो ये कहता है कि ये पूरे तरीके से झूठ तो नहीं है, लेकिन मैं इस जगह पर अपने वर्थ को नहीं बल्कि अपने फेम को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं इस जगह पर सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। उसकी बात को सुनकर जोजिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तुम मेरे जरिए यहाँ पर फेम को हासिल करना चाहते हो और तुम इसके लिए लार्ज गिल्ड के अंदर ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, बल्कि तुम एक पब्लिक सर्वेंट हंटर बनना चाहते हो। तुम तो इस जगह पर मजाक कर रहे होगे ना। तो ये कहता है कि मैं इस जगह पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सच में हंटर एसोसिएशन के अंदर ज्वाइन होना चाहता हूँ और उनके फील्ड के अंदर वर्क करना चाहता हूँ। इस पर जो जोजिन होता है ये सोचता है कि तो तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि इस जगह पर सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। तो ये कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो बस एक ऑर्फन हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पब्लिक सर्विस करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मेरी जो अल्टीमेट गोल है वो यह है कि मुझे गेट्स को कंकर करना है। उसकी बात को सुनकर जोजिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि आखिर ये कैसे सच हो सकता है, आखिर ये कितना ज्यादा अजीब बंदा है, तो जो कुछ भी हो मुझे से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और वो ये कहता है कि तो चलो आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर सीधा सीधी एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा एक एक्सप्लोसिव रिपोर्टर नहीं बनने वाला हूँ। उसकी बात को सुनकर जो हमारा सुहो होता है वो एक बेट लगाने को कहता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे ट्रस्ट को हासिल करना पड़ेगा, जबकि मैं यहाँ पर एक हंटर हूँ। तो क्यों नहीं इस जगह पर अपने वर्थ को यहाँ पर अपने स्किल के जरिए तुम्हें दिखाया जाए। मैं अभी के वक्त पर टावर ऑफ चैलेंज के सामने खड़ा हूँ और मैं अकेला इस टावर ऑफ चैलेंज को आज कंकर करने वाला हूँ। इस पर जोजिन हैरान होता हुआ यह कहता है कि क्या तुम सच में यह चीज करने वाले हो। यहाँ पर एक पार्टी भी साथ में मिलकर उस चीज को यहाँ पर कंकर नहीं कर सकती है, तो आखिर क्या तुम सच में उसे अकेले कंकर करने वाले हो। सो ये कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे ट्रस्ट को जीतने के लिए ये चीज अकेले करने वाला हूँ। अगर मैं इस चीज के ऊपर सक्सेस हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हें यहाँ पर मेरा एक्सक्लूसिव और एक पर्सनल रिपोर्टर बनना पड़ेगा। वह पर इसी के साथ ही हमारे रिपोर्टर जोजिन के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा बंदा है जिसकी जो फैमिली वो सच में बहुत ज्यादा अमीर है और उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर एक रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहा है क्योंकि वो इस जगह पर इस चीज के ऊपर काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर उसके पास एक ऐसी एबिलिटी मौजूद थी जिसकी वजह से वो पब्लिक ओपिनियन के यहाँ पर पूरे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता था। हालांकि उसके ओवरवेलमिंग टैलेंट की वजह से वो अचानक से डिसअपीयर्ड हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उसके आसपास के लोग थे वो उसे इस जगह पर अपने रास्ते के कांटे के तौर पर समझा करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने
उसके ऊपर कई सारा दबाव डालते हुए उसे जल्दी ही यहाँ पर रिटायर्ड करा दिया था। लेकिन इस बार मैं जोजिन को इस तरीके से डिसअपियर नहीं होने दे सकता हूँ, इसलिए उसके पास ये ऑफर रखता है कि अगर मैं इस टावर ऑफ चैलेंज को अकेले क्लियर कर लेता हूँ तो तुम्हें मेरा एक पर्सनल रिपोर्टर बनना पड़ेगा। वहाँ पर ये सोचता है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वहाँ पर इन सभी चीजों की वजह से जो जोजिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम सच में उस टावर ऑफ चैलेंज को अकेले कंकर कर लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं यहाँ पर एक रिपोर्टर के तौर पर तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। उसकी बात को सुनकर जो हमारा सुहो होता है वो यह कहता है कि चलो ठीक है, तुमसे बाद में मुलाकात किया जाए क्योंकि मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसकी वजह से जो जोजिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यह कहता है कि जो ये बंदा वो तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। वह पर यह सोच रहा होता है कि आखिर जो ये बंदा है आखिर वो क्या सोच रहा है, आखिर वो अचानक से ऐसी बकवास क्या कर रहा है। हालांकि ये भली बहुत ज्यादा एनोइंग है लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। उसकी आवाज को सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि वो यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है और ना ही ऐसा लगता है कि वो इस जगह पर एक स्कैमर है। मैं तो इसकी वजह से यहाँ पर पागल ही हो जाऊंगा, लेकिन चाहे जो कुछ भी मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सच हुआ तो ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर ये सच नहीं हुआ तो ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है क्योंकि मैं एक ऐसा गेम्बल खेलने वाला हूँ जिसके अंदर मुझे ना ही हारने के बाद नुकसान होने वाला है। इसलिए चलो इस गेम्बल को यहाँ पर खेल लिया जाए। हाँ, तो इसी के साथ ही जो आज का एपिसोड होता है वो एंड होता है। आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड गुड बाय।